तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, टुडेज डेट इज 26th of April, 26th of April। और याद, ये चैप्टर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने 2 साल में, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड्स में भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब से शुरू करते हैं कहानी को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होता है हमारा एक वर्ड से, इलेक्ट्रो और स्टैटिक से। मैं पहले ही बता दूं, क्लास सब जो भी चीजें क्लास में हो रही हैं वो पूरी तरह डिटेल में नोट्स कॉपी में जाना चाहिए एज रेगुलर क्लास। ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम लिखने का दूंगा, आप अगर टाइम चाहिए आप 10 सेकंड लेकर के कॉपी लेके बैठ जाओ। बहुत ही क्लियर नोट्स होने चाहिए आपके पास, यही काम आएगा आगे। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं तो कुछ नहीं, तो मैं आपसे किसी भी दिन नोट्स मंगवा सकता हूं। तो बेटर है कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर्ली बनाएं, साफ साफ लिखो, रिवीजन वगैरह सब कुछ आसान होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स की। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी हम बात कर रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट की, चार्जेस एट रेस्ट। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के बारे में है कि चार्जेस एट रेस्ट। हमने क्लास 10th में, ठीक है, हमने क्लास 10th में जब पढ़े थे हम लोग, तो क्लास 10th में हम लोग करंट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्जेस जब फ्लो करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं चार्जेस एट इट्स रेस्ट पे। ठीक है, हेडिंग लिख लो सब लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस एट इट्स रेस्ट। एक जूम कॉलर से कोई जुड़ा है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपने नाम चेंज नहीं किया, एक्सपेक्ट मैं 1 मिनट के बाद रिमूव कर दूंगा, होपफुली आप ना नेम सही ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। क्लियर है? इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में जो रेस्ट में है। ठीक है, फ्लो करने के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। भाई, चार्ज एट रेस्ट की बात तब न करेंगे जब पता हो चार्ज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? कोई मुझे बता सकता है क्या कि चार्ज क्या होता है? अपना अंदाजा बस लगाओ थोड़ा सा चैट में, सब लोग अपना चैट में अंदाजा लगाएं। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज? एनीवन? जस्ट एक वाइल्ड गेस बताओ, चार्ज क्या होता है? कोई चार्ज को देख के पहला शब्द क्या आता है दिमाग में? एवरीवन, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, चार्ज सुन के, कभी इलेक्ट्रिक चार्ज सुन के दिमाग में पहला चीज क्या आता है? सौरभ ने कहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट में पढ़ा था। चलो ठीक, और बताओ। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वेरी गुड रितेश। चार्ज ने बोला, इसने बोला, दीक्षा ने बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और कुछ? ओके ओके, मैं बताता हूं, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, चार्ज कुछ नहीं है, हमारे बॉडी की एक सिंपल प्रॉपर्टी है। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक सिंपल हमारे बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे हमारे पास मास है, हमारा हाइट है, हमारा वेट है, हमारा साइज है। जैसे हमारा हाइट है, वेट है, साइज है, वैसे ही हमारे पास चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज इज नथिंग बट अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी प्रॉपर्टी बॉडी का मैटर है। मतलब मेरे पास भी चार्ज है, आपके पास भी चार्ज है, कैसा है बाद में बात करेंगे। लेकिन चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, बिल्कुल कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम पे फोर्स लगता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एंटर कर गया और मेरे पे फोर्स लगा, इसका मतलब कि मेरे पास चार्ज है। क्लियर? मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से किसी को भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसी चार्ज के प्रॉपर्टी की वजह से ही किसी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्लियर है क्या? तो आज के बाद अपने को क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रितेश ने बहुत सही वर्ड यूज किया था, इंट्रिंसिक, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, जिसके वजह से
हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है क्या? सब लोग इस डेफिनेशन को साफ साफ लिखेंगे पहले, फिर हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी, just note it down in your copy. Definition of electric charge. साफ साफ लिखते चलेंगे, बढ़िया से नोट्स बना करके समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। Charge of a material body or particle is property due to which it produces and experiences electric and magnetic effect. लिख लो तो बस एटलीस्ट से यस रिटर्न, ताकि हम आगे बढ़ें। गुड। शोएब ने कहा एक बार फिर से समझाते, शोएब फिर से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लिख रहे हैं। तो शोएब मैंने बड़ा सिंपल सा कहा, शोएब तुम्हारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, जैसे तुम्हारा हाइट है, तुम्हारा वेट है, तुम्हारा मास है, ठीक है, तुम्हारा वॉल्यूम है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है आपका चार्ज, जिसके बारे में हम अभी तक बात नहीं करते थे। आपके अंदर भी एक और प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से आपके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस लग सकते हैं या लगते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है आपके। तो आपके मन में जो शोएब सवाल आता है कि सर कहां लगता है, मेरे अंदर कहां चार्ज है, वो तो आप बताना पड़ेगा आपको, चार्ज मेरे अंदर कहां है। इसी के लिए कहानी शुरू करते हैं। हम लोग समझते हैं कि आखिर एक नॉर्मल बॉडी में चार्ज कैसा होता है। एक सिंपल सा लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक नॉर्मल बॉडी ले लेते हैं। किसी भी बॉडी में जनरली दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आप पढ़ चुके हो पहले भी जूनियर क्लासेस में। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है प्रोटॉन, पढ़े हो केमिस्ट्री में भी। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन, मानते हो? दूसरा होता है प्रोटॉन। जनरली जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक बॉडी हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है? यानी मेरे अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या शोएब आपके अंदर टोटल चार्ज जीरो हो गया क्या? अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या आप कह सकते हो कि टोटल चार्ज इज जीरो? टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो टोटल चार्ज आपके अंदर जीरो है, आपके अंदर चार्ज जीरो नहीं है। हर बॉडी चार्जेस से बने हुए हैं, हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, लेकिन ऑन जनरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसीलिए हर बॉडी कैसा बिहेव करता है? न्यूट्रल बिहेव करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर। क्लियर? एक सवाल आया दीक्षा का, दीक्षा का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटा छोटा चार्ज पार्टिकल होता है क्या? होता है, लेकिन अभी उसको लेके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं आए हैं, उसको क्वार्क कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम लोग क्वार्क कहते हैं, लेकिन इसको लेके कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है अभी आया है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सब लोग समझ सकते हो क्या? एक सिंपल सी बात समझना कि कोई कोई बॉडी बना कैसे है। कोई बॉडी बना है एटम से बना है, बिल्कुल कोई बॉडी एटम से बना है। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
और उसके अराउंड क्या करते हैं, उसके अराउंड मूव करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉडी में भी अगर हम बात करेंगे तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए कोई बॉडी कैसा बिहेव करती है, न्यूट्रल नेचर। तो क्या एक बात हम अग्री कर सकते हैं क्या अभी इतना पढ़ने के बाद, कि हर बॉडी के पास चार्ज होता है, हर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, हाँ उस पे टोटल चार्ज 0 होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहीं पे इसे कंक्लूजन, सब लोग इसको ड्रॉ करके लिख लो, नोट करके मैं लिखवा देता हूं, नोट करके। अ न्यूट्रल बॉडी हैज both electrons and protons, both electrons and protons, but equal in numbers, hence net charge is zero. Hence net charge is zero. Clear है सबको? Is it clear to all of you? क्या सबको ये क्लियर है? प्रत्युष क्लियर है क्या? प्रत्युष, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर है सबको? प्रत्युष, प्रकाश, गुड, वेरी गुड। चलिए सब लोग इसको लिखें, सब लोग इसको लिख लें पहले, इसके बाद हम लोग अपने टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, कैसे चार्ज डेवलप होता है किसी बॉडी में बात करते हैं। एक सवाल, चलो सवाल आपके कुछ भी आएंगे मैं जवाब दूंगा। जैसे आर्यन ने पूछा कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज हर बॉडी में होता है, हर बॉडी में होता है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी प्रोटॉन है, मेरे पास चार्ज है, लेकिन मेरे पास टोटल चार्ज 0 है। मेरे पास चार्जेस है इंडिविजुअल, लेकिन मेरे पास टोटल चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। इज इट क्लियर? मेरे पास चार्ज जरूर है, लेकिन मेरे पास टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, चलो लिख लिया होगा, लिख लिया सबने क्या? हम न्यूट्रल बॉडी की बात की, अभी हमने बात किया है। शोएब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सवाल पूछा है, शोएब समझाता हूं। शोएब ने बोला इस जब नेट चार्ज 0 हो गया किसी बॉडी में, तब तो कोई चार्ज नहीं हुआ ना। शोएब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शोएब मैं क्या कह रहा हूं कि बॉडी पे टोटल चार्ज 0 है, लेकिन क्या बॉडी के अंदर छोटी छोटी क्या इंडिविजुअल चार्जेस मौजूद नहीं है क्या? है ना, मैं कह रहा हूं कि हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है, लेकिन जब आप टोटल में देखोगे तो जनरली न्यूट्रल बॉडीज में टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज बॉडी मेरे बॉडी के अंदर है, लेकिन सबका मिला के टोटल कितना है, 0। ठीक है सर, ऐसा एग्जांपल पॉसिबल है जो बॉडी चार्जलेस हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है दिव्यांशु। अच्छा, कोई बॉडी में एटम से ही बना होगा, आप बताओ दिव्यांशु। एटम अगर आ गया तो एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस में। होप कि आप सबने लिख लिया होगा इसको, और यू नीड सम टाइम। अगर आपको चाहिए टाइम तो आप मुझे बता दो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अभी तक हमने किसकी बात की, न्यूट्रल बॉडी की बात की। न्यूट्रल बॉडी के मतलब का मतलब हम क्या जानते हैं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी। इसमें इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब आप जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर प्रोटॉन का नंबर अगर n है और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर कितना है, n है। क्लियर है? हाँ, रबर में चार्ज होगा, देखिए सब में, हर बॉडी में चार्ज होगा। ठीक है, चलिए तो हमने देखा एक न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी n है। हमने क्या किया
कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। खुद सोचना, हमने क्या किया कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा क्या? क्या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा क्या? बोलिए, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कम हो जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि बॉडी में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दोगे अगर, तो क्या ये बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्या? क्योंकि बॉडी में अब जो है, बॉडी में हमारे पास हम जो देख रहे हैं, क्या प्रोटॉन का नंबर जो है वो तो n ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर n-1 हो गया। बोलिए, क्लियर है क्या? तो बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्या? तो क्या हम लोग पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिफाइंड एज पॉजिटिव चार्ज, एक सेकेंड मैं आपको जवाब दे रहा हूं क्वेश्चन का। पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिफाइंड एज deficiency of electron, deficiency of electrons in a body. इज इट क्लियर? क्या एक सवाल आया मेरे पास एलिसोएब का, सर अगर कोई बॉडी अलाइव नहीं है उसमें चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। मान लो कोई मरा हुआ बॉडी भी है, मान लो ये अपना टेबल है, टेबल पे तो होगा ना, टेबल भी तो एटम से ही बना हुआ है शोएब, तो चार्ज तो सब में होगा। अब मैं कह रहा हूं न्यूट्रल बॉडी में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो कैसा चार्ज हो जाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं आज से क्या कि पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन बॉडी? इज इट क्लियर? क्या क्या किसी बॉडी को अगर आपको पॉजिटिव चार्ज कहना है तो आप क्या कहोगे क्या? इसका मतलब है क्या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट उसमें क्या हो गया? कम हो गया। बोलिए, क्लियर है क्या? सब लोग पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे। एवरीवन वुड राइट डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सब लोग पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे। लिख लिया? समझते चलते हैं साथ 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 साथ। ठीक, हो गया? सब लोग लिख लिया हो? अब मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन को एडेड, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। हमने क्या किया? एक न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। क्लियर? अब एक न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या होगा आप बताओ? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन के ऐड करने की वजह से क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा क्या? आप बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा क्या? क्या आपका पहले प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी n ही है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर n+1 हो जाएगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है? बोलिए, कैन वी से कि एक नेगेटिव चार्ज है? तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाए तो नेगेटिव चार्ज। हर्षित ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रेज किया है। हर्षित ने बोला है कि प्रोटॉन की डेफिशिएंसी क्यों नहीं कह सकते, प्रोटॉन का नंबर क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि हर्षित,
क्योंकि हर्षित प्रोटॉन जो होता है वो कभी मूव नहीं करता, प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है, तो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ही का होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन लिखते हैं, हम लोग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, negative charge can be defined as excess of electrons in a body, excess of electrons in a body। क्या सबको ये बात क्लियर है? अनिमेश ने कहा कि सर एटम ही बदल जाएगा, ये प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता। हाँ, प्रोटॉन चेंज होने के बाद एटम बदल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या सबको ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ में आ रहा है क्या? क्या सबको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ में आया क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग इसको लिख लें साफ साफ, सब लोग इस डेफिनेशंस को लिखते चलें। हमें टाइप्स ऑफ चार्ज बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के चार्ज होते हैं। न्यूट्रल के बारे में हम जान चुके हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल बॉडी क्लियर है? सब लोग लिख लें, बताएं। अभिषेक लिख लिया? अंशु, अंशु लिख लिया क्या? हर्षित डन, वेरी गुड। आशुतोष, दिव्यांशु, नीलू डन, वेरी गुड। गुड, चलिए वेरी गुड, सबने लिख लिया। हम आगे बढ़ते हैं फिर अब। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज के पार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। थोड़ा अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर चीज में नया नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जानने के पहले सबसे पहले बात करते हैं। अनिमेश ने बोला सर पी एन क्यों लिखा? अनिमेश मैं समझा देता हूं। मैंने लिखा है पी एन का मतलब है, पी का मतलब है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर एन है। प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? एन है। पी मतलब प्रोटॉन्स और ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो चार्ज को पढ़ने के पहले सबसे पहले उसका यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो चार्ज का यूनिट सबको याद रखना चाहिए। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, COUL। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, याद रखिएगा, सब लोग लिख लीजिए यूनिट। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इसी कूलम में ही हम लोग करते हैं, कूलम में ही हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं। अगला, चार्ज के बारे में अगर देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की देखते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है चार्ज के बारे में, वो आता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? कि चार्ज के पास कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लिख लीजिए पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी,
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हर टॉपिक को समझते चलेंगे। स्केलर क्यों लिखा? बिकॉज चार्ज के पास कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है। तो बहुत क्लियर है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसमें तो मुझे लगता है सबको पता था, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें समझने में कि चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला अगला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी तो है, इस स्केलर क्वांटिटी के अगला प्रॉपर्टी आता है चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इसको लेके बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा जाता है, वही वाला, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कंजर्व्ड इन नेचर। एनर्जी की तरह है चार्ज भी, बेसिकली क्या है? एक एनर्जी की तरह है। चार्ज के बारे में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed. It is conserved in nature. It is conserved in nature. It is conserved in nature. Clear? It is conserved in nature. It will only transfer. ठीक है? अब एग्जांपल दिखाता हूं। सब लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो क्या ये रिएक्शन सबने पढ़ा है क्या कि Na सोडियम से मान लीजिए कि सोडियम Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस में टूट जाता है, पढ़ा होगा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस में टूट जाता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखो तो इनिशियली कितना टोटल चार्ज था? क्या इनिशियली टोटल चार्ज जीरो था क्या? और क्या फाइनली भी टोटल चार्ज जीरो हो रहा है क्या? आप बताओ, क्या इनिशियली टोटल चार्ज जीरो है, फाइनली भी टोटल चार्ज जीरो है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज इनिशियली था उतना ही चार्ज फाइनली भी है? बोलिए बोलिए, क्या हम कह सकते हैं क्या चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? हमने देखा कि जो इनिशियली चार्ज था वो फाइनली चार्ज है, तो चार्ज क्या रहा? कंजर्व रहा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको। अगला एग्जांपल है, मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं केमिस्ट्री का ही, मैं केमिस्ट्री का रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है? केमिस्ट्री का रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री का एक रिएक्शन होता है Cr2O7, ये 12 में पढ़ोगे, 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं इस रिएक्शन की, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि इवन बिगेस्ट ऑफ रिएक्शंस आर कंजर्व्ड इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। एक रिएक्शन है केमिस्ट्री में, एक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होता है रैंडमली पोटेशियम डाइक्रोमेट का, आगे जाके पढ़ोगे इसको। मैं इसको समझाना चाहता हूं कि कैसे इसमें भी कंजर्व्ड होता है, देखते हैं। तो मैं अगर इसको अगर गौर से देखूं तो मेरे पास कितना चार्ज है? तो मेरे पास -2 चार्ज है, एक मेरे पास प्लस प्लस 14 चार्ज है और मेरे पास -6 चार्ज है। तो कुल मिला के मेरे पास जो चार्ज हुआ 14 माइनस 8 कितना हो गया? 6 बचा मेरे पास। क्लियर है? ये मेरे पास टोटल चार्ज इनिशियली बचा। लेकिन मैं फाइनली देखूं तो मेरे पास कितना हुआ? +3 इंटू 2 कितना हो गया? +6 बचा। तो क्या ये प्रूव नहीं हो जा रहा है क्या कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड इन नेचर होता है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड इन नेचर? एक अनिमेश अगर कंजर्व्ड है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो ट्रांसफर हो सकता है ना? अब बताओ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो ट्रांसफर हो सकता है ना? तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी उससे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, जो कि थोड़ा एनसीईआरटी के करीब है, एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस दिया गया है, ठीक है? वो है पेयर प्रोडक्शन थ्योरी, वो है पेयर प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये नाम है इसका पेयर प्रोडक्शन। यही सब बोर्ड्स में अपने को काम आ जाता है, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है? इस एग्जांपल में कुछ खास ज्यादा नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या है। तो मान लीजिए कि हम किसी बॉडी में अगर गामा रेज इंसिडेंट करते हैं, गामा रेज बेसिकली क्या होता है? लाइट की तरह एनर्जी है, तो कोई चार्ज नहीं होता। तो गामा रे इंसिडेंट करते हैं तो ये बेसिकली दो पार्ट में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। ये एक रिएक्शन है, आपका फोकस सिर्फ इस रिएक्शन पे होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या
कि इनिशियली चार्ज कितना था 0 और फाइनली भी टोटल चार्ज कितना है 0, तो चार्ज तो कंजर्व रह गया। बोलिए क्या ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करता है क्या? एक और है एनहिलेशन थ्योरी। एनहिलेशन थ्योरी, एनिलेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूं दिव्यांशु, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस से ऐड हो जाए तो क्या हो जाता है, गामा रे में कन्वर्ट हो जाता है। ये उल्टा है ठीक उसका। तो क्या इसमें भी आप कह सकते हो क्या कि अगेन टोटल चार्ज कितना है 0 और फाइनली में भी टोटल चार्ज कितना है 0। तो कहने का मतलब सब जगह क्या हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है कि चार्ज रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद हमेशा क्या रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। क्लियर है? अब एक दिव्यांशु ने सवाल पूछा है, दिव्यांशु ने पूछा है सर पेयर प्रोडक्शन थ्योरी क्या होता है? दिव्यांशु क्या होता है कि गामा रेस किसी को इंसिडेंट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्साइट होकर के क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक साथ में पॉजिट्रॉन भी बनाता है। तो पहले कोई चार्ज नहीं था, एनर्जी देने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है 0 है। तो मेरा फोकस यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना कि पेयर प्रोडक्शन थ्योरी है। ये दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके कॉपी में बहुत क्लियरली लिखा हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या सबको ये बात क्लियर है? हम हर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को ठीक से समझते चलेंगे। पहला मैंने बोला चार्ज इज स्केलर इन नेचर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अगला मैंने बोला चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। ठीक है, चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड इन नेचर होता है। दूसरा पॉइंट बोला। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, एनीवेज नो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नीडेड, ये आपको न्यूक्लियस में जाके पढ़ना है पॉजिट्रॉन के बारे में। इसको हम लोग एंटी पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, हम न्यूक्लियस टॉपिक में जाकर के पॉजिट्रॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वहां भी डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में ही है 4-5 लाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। होप आप ये लिख चुके होंगे। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ दिव्यांशु, स्लाइड नीचे कर दो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, टाइम जितना ले लो, लिखो सब लोग। कल को ना यही याद रहे, यही रिवीजन के लिए काम आएगा सब कुछ, एकदम ऑर्डर में सब कुछ लिखा होना चाहिए ताकि एक बार कॉपी खोले और रिवाइज करके चल। आज समझ लोगे ठीक से, इन कॉपी में कुछ नहीं रहेगा, 10 दिन बाद सब भूल जाओगे। लिख लो तो जस्ट से यस। प्रत्युष समझ में आ रहा है? मुस्कान समझ में आ रहा है? ट्वेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कहीं भी दिक्कत हो जस्ट गो अहेड एंड आस्क। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सवाल भी आज काफी पूछ रहे हो आप लोग, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि आप सवाल पूछो इस तरीके से। ट्वेल्थ है, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, शोएब ने पूछा है कि सर एक बार स्केलर क्वांटिटी समझा दीजिए, बता दीजिए। शोएब मैं क्या कह रहा हूँ, स्केलर वेक्टर थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, वेक्टर उसको कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन भी हो, और स्केलर उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्लियर है? तो चार्ज जो अपना है ना, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन होता है क्या शोएब? ऐसा बोलते हैं क्या 2 कूलम लेफ्टवर्ड्स 4 कूलम नॉर्थवर्ड्स? नहीं बोलते ना। चार्ज के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। शोएब क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। हम बात कर रहे हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, वो है चार्ज इज क्वांटाइज। सबसे काम की प्रॉपर्टी यही है, सबसे काम की प्रॉपर्टी यही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड नेचर। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए कि कोई एक न्यूट्रल बॉडी है। मान लीजिए कोई एक न्यूट्रल बॉडी है। कोई एक न्यूट्रल बॉडी है मान लीजिए। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। तो मान लीजिए कि अगर इसमें चार्ज डेवलप होगा तो कैसे डेवलप होगा? या तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे या तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, तो ही चार्ज का तरीका है।
चार्ज का तरीका, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सीधा हिसाब है। लेकिन क्या मुझे आप बताओ कि आप इलेक्ट्रॉन कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? आप बताओ, क्या आप 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो क्या? करोगे, या तो 2 करोगे, या तो 3 करोगे, या तो 4 करोगे। यानी जो भी चार्ज आप डेवलप करिएगा वो नंबर इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, वो 2 3 4 5 और इंटीजर्स में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। तो मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि इस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। क्लियर? मैं बड़े सिंपल सी बात कर रहा हूं, किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और n हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा, 2.5 3.5 4.5 नहीं हो सकता वो। तो जो चार्ज होगा, जो चार्ज बॉडी पे डेवलप होगा, जो चार्ज बॉडी पे डेवलप होगा वो क्या होगा? Q प्लस माइनस n इंटू ई। क्लियर है क्या? Q प्लस माइनस n इंटू ई, बोलिए, क्लियर है? Q प्लस माइनस n इंटू ई, यानी जो भी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा? Q प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर E क्या होता है? E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो आप जानते ही हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एक बॉडी पे जो भी चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, चार्ज डेवलप्ड on a body is integral multiple and multiple of charge of each electron। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है कि एक बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा n टाइम्स e होगा? मैं एग्जांपल दूंगा इसका आपको, अभी तुरंत एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन क्या ये सबको क्लियर है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा क्या होगा? n टाइम्स e होगा। क्लियर है? सब लोग इसको साफ साफ लिख लीजिए, इस पॉइंट को, और एकदम साफ साफ समझ के लिखिएगा। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है? स्टेटमेंट में बार बार हर चीज में लिखवाना, क्योंकि स्टेटमेंट इतना। आर्यन ने पूछा है कि सर प्लस माइनस एनी क्या होता है? चार, देखो पहले तो आर्यन में आपके दो पार्ट है इसमें। एक तो सर ये प्लस माइनस क्यों होता है, तो आर्यन बड़ा क्लियर बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैंने बोला, एडेड और रिमूव्ड नहीं बोला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया है। क्यू प्लस माइनस एन ई, एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और ई क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो चार्ज भी कितना डेवलप होगा? उसी के इक्वल होगा। और कैसे आ रहे हैं मैं तुरंत समझा रहा हूं, कैसे चार्ज इतना डेवलप हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, तो आप लोगों को ना एक नोट दिख रहा होगा यहाँ पे, एक नोट दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे। ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड्स में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है ये। सब लोग इसको लिख लेंगे कॉपी में, सब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेंगे और इसका जवाब अगले दिन लेके आएंगे आप लोग। सब लोग इसका जवाब ढूंढेंगे। Why quantization of charge is ignored at macroscopic? बड़े लेवल पे चार्ज की क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, क्यों? किसी बॉडी पे चार्ज हमेशा डेवलप होगा n टाइम्स e के फॉर्म में। ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा, तो आखिर बड़े लेवल पे हम क्यों इग्नोर कर देते हैं? हर्षित हैंड रेज किया, हर्षित अनम्यूट कर रहा हूं, पूछो। सर क्योंकि सर जो ऑब्जेक्ट का चार्ज होता है वो इंटीजर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ स्मॉल चार्ज हो सकता है।
नहीं हर्षित, मैं एक दिन टाइम देता हूँ, अगले दिन की शुरुआत हम लोग इसी क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है? थोड़ा एक बार आप लोग भी बैठोगे, रिसर्च करोगे क्यों हम लोग बड़े लेवल पे चार्ज को इग्नोर, क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोग का, ठीक है? तो मेरा बस इतना पॉइंट है, व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। इस क्वेश्चन को मार्क करके लिखेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है चार्ज में से, ठीक है? तो क्या सबको क्लियर है कि व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर? अब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। आर्यन ध्यान देना, आपके लिए आपके सवाल का ये जवाब होगा। मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है, और मान लीजिए कि हमने माना कि इसमें 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही बात है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े लेवल। ये क्वेश्चन को मैं एडिट कर रहा हूं, ये मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। Why quantization of charge is ignored at macroscopic level? ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग कर लो, मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। बहुत सही पॉइंट निमेश आपने रेज किया, ठीक है? तो मान लीजिए कि हमने एक बॉडी लिया जो न्यूट्रल इन नेचर है, न्यूट्रल है, उसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब मान लीजिए कि हमने इसमें से 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो अब कितना चार्ज है टोटल बच रहा है? तो अब बच रहा है 10 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि बताइए टोटल चार्ज कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 10 प्रोटॉन में कितना हो जाएगा? 10 इंटू, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और 7 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो क्या जो टोटल चार्ज डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10 माइनस 7 कितना हो जा रहा है? 3 प्लस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो रहा है। क्या लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू ई। तो क्यू कितना डेवलप हो रहा है हमेशा? क्या मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? आप मुझे बताओ, क्या ये कहानी समझ में आई क्या एंड वाली? नहीं आया तो पूछ लो। मैंने बोला 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो हमने सोचा कि चलो आप बॉडी का टोटल चार्ज निकालते हैं। 10 प्रोटॉन तो है ही अभी भी, तो प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, -7 इंटू 10 टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दोनों को ऐड किया तो कितना बचा? +3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द -19। क्लियर है क्या? सॉरी, जस्ट प्रत्युष ने एक सवाल पूछा, सर टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के इक्वल होगा। बिल्कुल सही प्रत्युष, आ रहा है क्या? इसलिए तो बोला एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्या प्रत्युष क्लियर है क्या ये चीज? Q इक्वल टू एन ई क्या है? मान लीजिए आज के बाद आपको कोई एन बता दे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो आप चार्ज बता दोगे? बोलिए प्रत्युष, क्लियर है क्या? अगर आज के बाद आपको कोई कह दे कि बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन हमने वापस बाहर निकाल लिया, तो आपको पता चल गया कि बाहर निकाला और चार्ज। आपको सीधा सोचना है दो चीजें, बोलो चार्ज बाहर निकाला है या चार्ज को ऐड किया है? पहला पॉइंट, अगर बाहर निकाला है तो टोटल चार्ज जो डेवलप होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो वैसे क्लियर हो गया। अब नंबर आपको पता चल गया कितना ट्रांसफर हुआ, तो अब चार्ज बता दोगे, एन इंटू ई। क्लियर है सबको? तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। हमें आज के बाद याद रखना है कि किसी भी बॉडी पर डेवलप किया हुआ चार्ज हमेशा n इंटू ई के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी चार्ज की अगले प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगला प्रॉपर्टी जो है वो आपको सबको क्लियर है, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मुझे लगता है इसमें सबको क्लियर होगा, सबको पता है। शोएब ने कहा कि सर ट्रांसफर वाली बात समझ में नहीं आई। शोएब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। इस मैं एक काम करता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैं एक और एग्जांपल दूंगा ये दोनों प्रॉपर्टी बताने के बाद, ठीक है। चलो देख लेते। मैंने बोला कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मुझे लगता है इस बात से सब लोग एग्री करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल, ठीक है। अगला, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की और मैं नेगेटिव की बात करूंगा, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, ये दोनों अगेन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो, शो कर दो खाली, ठीक है, इतना काफी है कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिपेल। क्या ये दिक्कत है क्या? पूरा चैप्टर ही इसी पे है कि चार्ज कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, कैसे रिपेल करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो हम तो आगे पढ़ेंगे। क्या ये क्लियर है? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्लियर है? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इसके बाद शोएब आपका डाउट है उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा अजीब लगता है। सीधा सीधा अगर इसका मतलब बताओ, अगर तो चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मैं सीधा सीधा बात कह रहा हूं, इससे ज्यादा और कोई क्लियर बात नहीं हो सकती है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हो, चाहे 20 मीटर पर सेकंड से, आपके अंदर का चार्ज सेम रहेगा, सीधा सीधा हिसाब, और कोई इसका मतलब नहीं है। चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, डिपेंड नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और बहुत क्लियर कट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। शोएब आपके सवाल का जवाब देने के लिए, शोएब आपको मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना इस बार, ठीक है। चलो शोएब, मान लीजिए शोएब की एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक शोएब। अगर मैं बोलूं कि इसके पास टोटल चार्ज कितना है, तब क्या बोलूंगी, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में। क्लियर है? टोटल चार्ज अगर आप जोड़ोगे दोनों को, तो क्यू टोटल अगर देखें तो क्यू टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और याद रखना क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और क्यू का मतलब होता है चार्ज। चलो हो गया। अब ये बॉडी के पास इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था। शोएब, अब मैंने क्या कहा कि मान लीजिए हमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू बॉडी,
4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया, तो अब बॉडी के पास क्या हालत होगा? अब बॉडी के पास कितना होगा? 10 प्रोटॉन तो रहेगा ही और 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओम ने पूछा सर इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होगा? ओम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि दोनों का अमाउंट सेम होता है। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अगर अब आप देखोगे ओम, तो अब क्या ऐसी स्थिति आ गई है क्या? प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, तो 10 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और यहां लिख सकते हैं क्या? 14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये क्या होगा? माइनस होगा। इज इट क्लियर क्या? ओम क्लियर है क्या? वेरी गुड दिव्यांशु। ओम क्लियर है क्या? ओम और शोएब आप समझाना। क्या ये मान रहे हो क्या कि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है। तो प्रोटॉन में हमने क्या लिखा? प्लस। ये लिख सकते हो प्लस, ठीक है। चलिए शोएब, मेन दिक्कत आपको, डाउट आपको था, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या दोनों को जोड़ने पे 10 - 14 कितना हो रहा है? -4 हो रहा है क्या? तो क्या हम लोग इस टोटल जो चार्ज मेरा डेवलप हुआ है, क्या इस चार्ज को नहीं कह सकते हैं हम लोग कि माइनस रहा? चार क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है। एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और ये इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ई लिखते हैं क्या? बोलिए, क्या मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबको समझ में आया कि कैसे हमने लिखा था? Q इक्वल्स टू एन ही हमने लिखा था। इस केस में क्या होगा? -4 डेवलप हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। कोई दिक्कत हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पूछिए, क्योंकि इकलौता पूछने वाला पार्ट यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ शोएब ने कुछ पूछा सर। हाँ शोएब बोलो। बिल्कुल शोएब, वही ट्रांसफर हुआ है। शोएब सीधा सीधा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं? देखो तो, मैं उसको मार्क कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन उतना ही ट्रांसफर हुआ क्या? उतना ही डेवलप हुआ क्या? ठीक है। चलिए, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल भी है हमारे लिए, ठीक है। अनुष्का ने सवाल पूछा सर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होगा क्या प्रोटॉन से? नहीं अनुष्का, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। पिछला वाला केस याद करिए, अनुष्का ने सवाल पूछा है। अनुष्का इस एग्जांपल को देखिए आप, यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए आप, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो नंबर कम हो गया था ना। ठीक है अनुष्का। चलिए, अब मैं आ रहा हूं अपने चार्ज के आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। आखिरी प्रॉपर्टी क्या कहता है? रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। शोएब ने कहा एक बार स्लाइड नीचे करने को, लिखना है शोएब क्या? ये लिखना होगा ना, लास्ट वाला एग्जांपल है ना, ठीक है। ये अलग है वैसे, ये अलग है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है। चलिए, मैं लास्ट 30 सेकंड देता हूं, आप लोग लिख लो पहले। बिल्कुल निमेश, मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज डिपेंड नहीं करता। इसी को समझाना चाहता है कि चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं एग्जांपल देता हूं, इसको कहानी से समझाता हूं, लास्ट में इसको स्टेटमेंट लिखेंगे।
तो मान लीजिए कि कोई एक अननोन चार्ज, हमको नहीं पता ये कैसा चार्ज है, हमको नहीं पता ये कैसा चार्ज है, और मान लीजिए कि हम इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेके आए, और मान लो कि पॉजिटिव चार्ज जब लेके आए और ये वाला अट्रैक्ट हो गया, तब क्या बोलोगे? अननोन चार्ज क्या है? अंदाजा लगाओ सीधा सीधा, कि मान लो हम एक अननोन चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज के पास आने के बाद वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो कौन सा चार्ज होना चाहिए? नहीं अनुष्का, अनुष्का जो आपने सवाल पूछा है वो माइनस ही क्यों होगा? प्लस भी तो हो सकता है अनुष्का, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, खैर पूरे क्लास, लेकिन मेजॉरिटी आर्यन के सिवाय ये कह रहा है, आर्यन के सिवाय पूरा क्लास यही कह रहा है कि नहीं ये सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दिमाग बिल्कुल सही लगा रहे हो अभी के हिसाब से कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो अगर वो अट्रैक्ट कर गया तो क्या बोलोगे? नेगेटिव। क्लियर है? लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, अट्रैक्शन वाले में एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कि जब अट्रैक्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी नेगेटिव ही हो। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है? अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज को एक बॉडी के पास लेके गया और मान लीजिए कि वो बॉडी न्यूट्रल है, मान लीजिए वो बॉडी न्यूट्रल है, एग्जांपल स्केल को बाल में रगड़ के देखे हो क्या कि वो पेपर को उठाते हैं हम लोग? कितने लोगों ने किया है? स्केल को कुछ बालों में तेल तेल वाला बाल रहता है, उसमें रगड़ करके चेक करते हैं हम लोग कि वो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिमाग लगाया कि नहीं कभी? निखिल ने तो कहा हाँ, किसी ने नहीं किया है, बचपन में किए थे। बचपन वाला एक्सपेरिमेंट आज काम आ गया जीवन में आपके, ठीक है? तो क्या होता है देखते हैं। तो आप इसको तो चार्ज कर देते हो, लेकिन वो पेपर थोड़े चार्ज रहता है, पेपर तो न्यूट्रल ही रहता है। आप उसको लेके जाते हो, अनुष्का ने कभी नहीं किया है, तो चार्ज करके जब पेपर के पास लेके जाते हो, पेपर क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो अट्रैक्ट तो उसने न्यूट्रल बॉडी को भी कर लिया। क्यों? न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर लिया? वो बॉडी चार्ज एक अनचार्ज बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर लिया? होता क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज को या कोई भी नेगेटिव चार्ज को, कोई चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास भी अगर लेके जाते हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो इसको क्या कर देता है? इसके अंदर भी एक चार्ज इंड्यूस कर देता है, इस पूरे बॉडी के अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। कैसे? एक साइड में नेगेटिव कर देगा, दूसरे साइड में क्या कर देगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक साइड आ जाएगा सरफेस के, और दूसरे साइड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन टॉपिक में, हम लोग पढ़ेंगे इसको, और हो सकता है आज ही पढ़ लें हम लोग, ठीक है? तो होता क्या है कि इस बॉडी के अंदर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसी के वजह से ये न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि अगर एक चार्ज बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑपोजिट चार्ज हो, वो क्या हो सकता है? वो न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या? कि अगर मेरा एक चार्ज बॉडी किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑपोजिट चार्ज है, वो हो सकता है कि वो न्यूट्रल भी हो। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? अट्रैक्शन से आप चार्ज नहीं बता सकते हो। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन से आप नहीं बता सकते हो कि सामने में कौन सा चार्ज है। दीक्षा, क्या वो पूरा बॉडी न्यूट्रल है कि नहीं है? दीक्षा, दीक्षा अंदर में चार्ज कैसे भी अरेंज हो जाए, क्या उस बॉडी को आप न्यूट्रल कहोगे क्या? पूरे बॉडी को मैं लिखवा दूंगा इसको ठीक से। ठीक है, तो अगर मैं मुझे उसको एक्सप्रेस करना हो तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? ठीक है, तो एक एक सवाल आया है सर, फिर कैसे पता करेंगे? वो बात की बात है, वो बात की बात है। पहले हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, हम लोग नोट करके, नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। अ चार्ज्ड बॉडी, अ चार्ज्ड
body can attract another oppositely charged body. Obviously oppositely कोई करेगा, oppositely charged body and also neutral body. न्यूट्रल बॉडी क्लियर है क्या? क्या मेरी बात सबको क्लियर है कि एक चार्ज बॉडी जो है वो नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है? तो इससे इससे हम कुछ नहीं बता सकते कि सामने वाला चार्ज है कि नहीं है। हमारे अंदर दो डाउट आ जाएंगे, या तो वो ऑपोजिट चार्ज है या तो वो न्यूट्रल नेचर है। बोलिए क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है तो अब आगे बात करेंगे हम लोग। चलो अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और दो चार्जेस एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब होता है अवे जाना, रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच में। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, इसका क्लियर कट मतलब है कि ये बॉडी भी कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी रिपल्शन कर दिया, इसका मतलब कि वो बॉडी पक्के तौर पे चार्ज्ड है, वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। रिपल्शन कभी भी न्यूट्रल बॉडी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि किसी बॉडी को चेक कर, देखो आपने मान लीजिए कि स्केल को रगड़ा और चेक किया तो चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। अट्रैक्ट हो रही है तो आप बता नहीं सकते हो ना कि सामने वाला बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। लेकिन अगर रेपेल कर गया तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सामने वाला बॉडी क्या है? चार्ज है। इसीलिए किसी बॉडी के अंदर चार्ज को टेस्ट करने के लिए हमेशा हम लोग रिपल्शन यूज करते हैं, कभी भी अट्रैक्शन यूज नहीं करते। अट्रैक्शन से कभी किसी बॉडी के अंदर का चार्ज पता नहीं चल सकता है। ठीक है? दैट्स व्हाई if two bodies repel, if two bodies repel, then they must be charged. They must be charged. बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई दो बॉडी रिपेल कर रहा है मतलब वो पक्के तौर पे चार्ज होगा। याद रखना है, अट्रैक्ट किया तो दो ऑप्शन है, सामने वाला ऑपोजिट भी हो सकता है और सामने वाला न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर रिपेल कर दिया तो सामने वाला पक्के तौर पे चार्ज है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात समझ में आई सबको? आज के बाद ये समझने की चीज है, कभी अट्रैक्ट कर जाए बॉडी मतलब कि जरूरी नहीं है सामने वाला चार्ज है। नहीं भी कर सकता है, नहीं भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी चार्ज अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन रिपल्शन, नो चांस। रिपल्शन का मतलब पक्के तौर पे सामने वाला बॉडी चार्ज है। क्लियर है अंशु? अंशु क्लियर है? शिवांश ने कहा कि सर ये क्लास 6 का टॉपिक है, शायद जरूर पढ़ा होगा। ये सब चीजें ऐसा बेसिक चीजें हैं जो हम पहले से पढ़ते आए। ठीक है, चलो अंशु, वेरी गुड। अंशु ध्यान से पढ़ते रहना, बस कोई दिक्कत तो पूछ लेना। चलो, ये सवाल सबको दिमाग लगाने के लिए दिया हो, कौन चार्ज है कौन कैसा चार्ज है, सब लोग दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। चलो ट्राई करो सब लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चार्ज कैसे चेक करते हैं ये समझ में आएगा इससे। चलो चलो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, दिमाग लगाने वाला सवाल है। इजी, कोई सॉल्व नहीं, कुछ नहीं करना है।
आर्यन ने कहा सर इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। किसका आर्यन? आर्यन किसका फिगर ड्रॉ करें? अनुष्का वो तो लिखा मार्क भी किया हुआ है, थोड़ा सोच के। आर्यन किसका फिगर ड्रॉ करूं? क्वेश्चन का? नहीं, अरे क्वेश्चन का फिगर तो क्वेश्चन आप खुद ही ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे तो फिर तो पूरा बन ही जाएगा। अभिषेक, ठीक है अभिषेक। देखते हैं प्रत्युष। हाँ प्रत्युष, आंसर तो देखो मार्क्ड है, समझते हैं। 1 2 अपने पास क्या लिखा हुआ है कि 1 2 1 और 2 एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 और 2 क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 और 4 एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 4 और 1 एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मुझे अट्रैक्शन से एक्चुअली कुछ, सर ने कहा कि, सर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, देख लो एक बार। मैंने कहा कि 3 पेयर दिए, 1 2 2 4 और 4 1, तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो मान लिया तीनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए तीनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन से थोड़े ना हमको पता चलता है कौन सा कौन चार्ज है। नहीं पता चल रहा है हमको, नहीं पता चला। लेकिन मुझे कुछ रिपल्सन से पता चल सकता है। रिपल्सन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन है? 2 और 3, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। और अगला क्या है? 4 और 5, 4 और 5 ये भी दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 4 बॉडी तो पक्के तौर पे चार्ज्ड है। क्लियर है क्या? ये चारों बॉडी एक दूसरे से पक्के तौर पे चार्ज है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। हमको सिर्फ पता किसको लेके नहीं चला है? तो 1 को लेकर के हमको सिर्फ पता नहीं चला है 1 को लेके। बाकी ये चारों बॉडी चार्ज है, क्योंकि ये चारों रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? दिमाग लगाया, एक तुक्का लगाया। हमने बोला कि 2 को अगर पॉजिटिव मान लो तो 3 भी अपने आप पॉजिटिव हो गया, रिपेल कर रहा है, मतलब कि कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। 2 अगर पॉजिटिव है तो 3 भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलो पहला अंदाजा लग गया। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 मेरा पॉजिटिव है, 2 मेरा पॉजिटिव है, 2 मेरा पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर मैं 4 और 5 ले लूं, ठीक है, 2 अगर मेरा पॉजिटिव है तो 1 के पास ऑप्शन क्या है? 1 के पास ऑप्शन है कि ये नेगेटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब 2 और 4 एक दूसरे से अगर मान लो, देख लो हम पढ़ चुके हैं कि 2 और 4 दोनों चार्ज है। तो 2 को अगर आपने प्लस लिया है तो 4 अट्रैक्ट कर रहा है, तो 4 पक्के तौर पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। 2 अगर प्लस है तो 4 पक्के तौर पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। और 4 माइनस है तो 5 भी क्या है? 5 भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अपने पास 4 अगर माइनस है तो मैं अगर ये कहूं कि 1 जो है वो 1 जो है वो 1, सॉरी, जो 1 जो है वो पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट कर रहा है और 1 जो है वो नेगेटिव से भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। क्या? मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। हो सकता है मैं थोड़ी जल्दी में निकल गया हूं, शोएब ध्यान से समझना, आपको दिक्कत थी, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार अंदाजा लगा रहा हूं। मैं शोएब कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमने 2 को ले लिया प्लस, सॉरी, हमने 2 को ले लिया प्लस। 2 मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक शोएब। तो 2 को पॉजिटिव चार्ज है तो 3 भी मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब अगर मेरा 2 पॉजिटिव चार्ज है तो -1 जो होगा वो अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव से। याद रखिएगा 2 और 4 दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि 2 अगर प्लस है तो 4 को तो चार्ज ही होना है किसी हालत में। 4 किसी हालत में चार्ज है, और चार्ज होगा तो 4 कैसा हो सकता है? नेगेटिव। यानी 4 मेरा क्या है? नेगेटिव। मैं 1 के बारे में बताना चाहता हूं।
वन क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट कर रहा है, और वन जो हो रहा है वो नेगेटिव से भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ ये काम तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल कर सकता है। बोलिए, क्लियर है क्या? जो वन है वो 4 से भी अट्रैक्ट कर रहा है, और वन जो है वो 2 से भी अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि वो पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव से भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या हो गया? माइनस। अनुष्का कुछ नहीं, बहुत जल्दी आंसर दिया था, मैंने बोला था चेक कर लीजिए बस एक बार, और कुछ नहीं। आर्यन हैंड रेज किया। आर्यन गो अहेड। मैं आर्यन अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए आर्यन। हाँ आर्यन बोलो। सर बोल रहे हैं कि सिर्फ ये रिपल्सन देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वन न्यूट्रल होगा, क्योंकि 2, 3 और 4, 5 दोनों रिपल्सन शो कर रहा है। तो सिर्फ यही देख के नहीं बोल सकते हैं कि वन न्यूट्रल हो। देखो, तुम इतना कह सकते हो कि 2, 3, 4, 5 सब चार्ज है, ठीक बात, सही है ना? लेकिन वन के बारे में कोई प्रॉपर्टी पता नहीं चलती है ना, तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो 2 और जो 4 है, समझो बात को, 2 और 4 दोनों ऑपोजिट चार्ज है, मानते हो इतना आर्यन? आर्यन 2 और 4 जो है वो ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है? 2 और 4 ऑपोजिट चार्ज है और वन दोनों से अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वन को तो न्यूट्रल ही होना पड़ेगा। बोलिए, क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन वाले केस में ना थोड़ा जगह छोड़ दिया करो लिखने का, कॉपी में क्वेश्चन भी साफ साफ होने चाहिए, थोड़ा जगह छोड़ दो, खाली एंड में क्वेश्चन ही लिखना होगा ना। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो लिख सकते हो तो लिख लो। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग, ये बड़ा आसान सवाल है, मुझे लगता है बहुत तुरंत बना लोगे, और आंसर का भी हिंट दिया हुआ है आपके पास। ट्राई रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, सब कोई जवाब दे सकता है इसको। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। पहला करेक्ट बताना, चार्ज गेन बाय अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू कंडक्शन इज ऑलवेज हाफ द इक्वल टोटल चार्ज इनिशियली प्रेजेंट। ये तो चलो पढ़ा नहीं है, गलत भी है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस वेलोसिटी, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है। अगला, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर एंड मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बिल्कुल सही है, जब मैटर ही नहीं होगा, मास ही नहीं होगा, एटम ही नहीं होगा, तो चार्ज कहां से डेवलप होगा? तो चार्ज बिना मास का डेवलप नहीं हो सकता, चार्ज हवा में डेवलप नहीं हो सकता है। सी बिल्कुल सही पॉइंट है। आर्यन हैंड रेज किया, आर्यन गो अहेड, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आर्यन पूछिए। सर आपसे पूछे थे कि क्या कोई बॉडी, मतलब हर बॉडी चार्ज होगा, तब बोले थे हाँ हर बॉडी में भी चार्ज होगा। पर क्या कोई बॉडी बिना मैटर का हो सकता है क्या? नहीं। तो मैटर ही नहीं होगा, ऐसा कोई बॉडी ही नहीं है जिसका मैटर नहीं हो। तो मैं सर बस, जो भी बॉडी होगा उसके पास चार्ज तो होगा ना। चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, जो आपने पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होगा। अब एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है ना आर्यन, कि फोटोन्स, इसका कोई चार्ज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोन के पास ना मास है ना चार्ज है। ठीक है, तो जिसके पास भी मास होगा उसके पास चार्ज भी होगा। ठीक है, संदेश मैं अनम्यूट कर रहा हूं, पूछो संदेश। सर सी नंबर फिर से पढ़िए ना, एक बार थोड़ा फिर से समझा दीजिए। मैंने बोला कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक चार्ज जो होता है बिना मैटर का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पहला पॉइंट समझो क्या है, क्यों? अच्छा, चार्ज कहां से आता है? एटम से आता है, संदेश। अच्छा, मान लो कि मैटर यानी मास ही नहीं होगा, कोई बॉडी ही नहीं होगा, तो क्या एटम आएगा क्या कहीं से? ठीक है, मैं जो कह रहा हूं अब बात समझना, कि ऐसा बॉडी जिसके पास कोई मास ही नहीं हो,
सिंपल सी बात कह रहा हूं, ऐसा बॉडी जिसके पास कोई मास ही नहीं हो, उसके पास कोई चार्ज नहीं हो सकता। जिसके पास मास नहीं होगा उसके पास कोई चार्ज भी नहीं होगा। क्लियर है, सीधा बात। लेकिन जिसके पास चार्ज नहीं है, जिसके पास चार्ज नहीं है, ये नहीं कह सकते कि उसके पास मास नहीं है। ठीक है, ठीक है, जिसके पास चार्ज नहीं है, जिसके पास चार्ज नहीं है, हम उसके पास ये नहीं कह सकते कि उसके पास मास नहीं है। अनिमेश, मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि कोई न्यूट्रल बॉडी के पास तो टोटल चार्ज नहीं होता है ना। मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैं दोनों बात समझो, ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चार्ज जो है वो हमेशा उसके लिए मास तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो पहला लाइन का आधा पार्ट सही है उसका, ठीक है, लाइन का पहला आधा पार्ट उसका बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, पहले लाइन का आधा पार्ट उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, कि ऐसा कोई बॉडी जिसका मास हो, तो जरूरी नहीं कि उसके पास भी टोटल चार्ज हो। मास है पर हो सकता है कि उसके पास चार्ज नहीं हो, नेट चार्ज उसके पास क्या हो, 0। ठीक है, मास चार्ज पे डिपेंड होता है, नहीं उल्टा मैं कह रहा हूं, चार्ज बिल्कुल मास पे डिपेंडेंट होता है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। अगर कोई बॉडी के पास मास है तो क्या आप कह सकते हो उसके पास चार्ज है क्या, टोटल चार्ज? नहीं, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन किसी के पास चार्ज है तो क्या कह सकते हो उसके पास मास नहीं है क्या? नहीं, उसके पास मास होना ही चाहिए, बिना उसके मास के चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। बोलिए, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? चलो देखते हैं। तो सी तो सही होगा, डी तो बिल्कुल आसान सा लाइन है ना, डी तो हमेशा पढ़े हुए हो ना, रिपल्सन इज योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डी तो क्लियर था ना। हाँ आर्यन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्यन ने पूछा है कि सर क्या न्यूट्रल बॉडी को विदाउट चार्ज कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ, न्यूट्रल बॉडी तो चार्जलेस, न्यूट्रल बॉडी के पास तो नेट चार्ज 0 होता है ना, चार्जलेस ही कहेंगे उसको। मैं कह रहा हूं कि हर एक बॉडी के पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बॉडी के पास क्या टोटल चार्ज है कि नहीं है वो तो देखेंगे ना। वो तो 0 होता है, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, 0 होता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। ठीक है दीक्षा, मैं बात कह रहा हूं किसी बॉडी में टोटल चार्ज जो होता है वो 0 हो सकता है, ठीक है, मास होते हुए भी। बिल्कुल अनिमेश, बिल्कुल बिल्कुल अनिमेश, चार्ज की बात कर रहे हैं तो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। एक एक सवाल ये भी करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, एग्जाम में खूब आता है ये क्वेश्चन। बिल्कुल दिव्यांशु, बॉडी चार्जलेस हो सकता है, बॉडी न्यूट्रल हो सकता है। चार्जलेस मतलब न्यूट्रल बोलो, बॉडी चार्जलेस कहने से अच्छा है कि बॉडी को न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है दिव्यांशु। ये चार्जलेस कहना थोड़ा वर्ड सही नहीं है, तो चार्जलेस कहना बिल्कुल सही वर्ड नहीं है, ठीक है। चार्जलेस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
नहीं आर्यन, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है 1 कूलम। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत है। मैं क्वेश्चन देता हूं, हाउ मेनी, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, हाउ मच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम। चलो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया मैंने, ट्राई करें। मैं फिर से मॉडिफाई कर लिया क्वेश्चन को, बिल्कुल सही है अनिमेश। हर्षित आपने हैंड रेस किया, हर्षित मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हर्षित पूछिए, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। हाउ मच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम। हाउ मच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम। एन बताना है, एन। हाँ बोलिए। सर 6.25 into 10⁻18। वेरी गुड, याद है, ठीक है, कोई बात, रिजॉल्व किया है भाई। हाँ अनुष्का, ठीक है, ठीक है, याद रखना चाहिए वैसे तो। मैं आपसे एन पूछ रहा हूं, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें कि 1 कूलम चार्ज डेवलप होगा। शोएब बता रहा हूं, शोएब मैं पूछ रहा हूं, देखो तुमको पता है शोएब कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है, मानते हो। और चार्ज कितना होता है, फॉर्मूला जानते हो, Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि Q जो है वो कितना हो रहा है, 1 कूलम। क्लियर है। हमारे पास E का वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका वैल्यू हम कितना देख रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N नहीं निकाल लेंगे, N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई E नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा क्या। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, 10⁻19 बाई 1.6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 0.625 इंटू 10⁻19। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 6.25 इंटू 10⁻18। इज इट क्लियर क्या, समझो। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत सब लिख लीजिए। चलिए चलिए, कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है, शोएब डाउट है तो पूछो, शोएब, संदेश, किसी को भी कोई डाउट है पूछिए। चलिए लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये सब लोग कर लोगे, मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया। याद रखना कि माइक्रो का मतलब जो लिखा हुआ है वो होता है 10⁻⁻6। चलो ट्राई करो, सॉल्व करो सब लोग।
एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग ये क्वेश्चन कर लोगे, समझ जाऊंगा कि समझ में आ चुका है। और इसी के साथ टॉपिक को आज का एंड कर देंगे हम लोग। प्रॉपर्टी चार्जिंग ऑफ ए बॉडी कल पढ़ेंगे, अगले दिन। और सब लोग, आज पहला दिन था तो सब लोग अपने नोट्स को थोड़ा ठीक करोगे, रिफाइन करोगे। मैं स्लाइड तुरंत भेजूंगा, नोट्स को सब लोग ठीक कर लोगे। हम लोग आगे से हम लोग नोट्स लिखने के लिए बाहर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ही क्लास करो, वही चीज को दोबारा नोट्स लिखो, टाइम का वेस्टेज है प्रॉपर। कुछ और काम पढ़ेंगे हम लोग, और सब लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे आज। शोएब, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है। शोएब समझ लेंगे, बिना समझे छोड़ना नहीं है। देखते हैं। शोएब ने बोला, अगेन शोएब फिर से मैं पूछ रहा हूँ। शोएब, हम लोग एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रहा हूँ किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, ऐड हो, सब रिमूव हो। तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है हमने? Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेयर Q equals to charge, total charge developed, n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसफर, ठीक। और E क्या होता है? E का वैल्यू फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम, या इसको कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? मेरे को Q का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 3.5 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्लियर है क्या है शोएब? शोएब समझते चला, दिक्कत हो आप पूछ लोगे। n निकालना है, ये तो पता करना है, E का वैल्यू सेम है। तो क्या शोएब कह सकते हैं क्या कि Q इक्वल्स टू NE कह रहे हैं, तो Q का वैल्यू कितना है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है? सॉल्व कर सकते हैं क्या? n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3.5 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 10 टू द पावर -19। सही है, सॉल्व कर देख लेते हैं। आर्यन, हर्षित सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 बाई 16, 35 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 30। किसी का आंसर अभी तक सही नहीं दिख रहा मुझे अभी, शायद आर्यन का सही है। आर्यन का सही है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 13। हर्षित क्लियर है क्या? शोएब, बाकी लोग सब लोग क्लियर है क्या? अभिषेक, अनिमेश, अनुष्का, आशुतोष, दीक्षा, कोई दिक्कत है क्या? आज के बाद समझ में आ जाएगा क्या कोई बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है? टेन का पावर, शोएब याद रखना कि 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो माइक्रो कूलम अगर दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओम कह रहा है फिर समझा दो, ठीक है। ओम फिर देखो, ओम मैं कह रहा हूं, बात शुरुआत से समझते हैं। ओम मैंने बोला कि किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो कितना होता है? Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है, ठीक है। Q इक्वल्स टू N इंटू E हमने पढ़ा था कि N क्या होता है, उसमें Q क्या होता है? चार्ज डेवलप्ड, सॉरी, उसमें Q क्या होता है? चार्ज डेवलप्ड। N क्या होता है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और E कितना होता है? E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हाँ दिव्यांश, मुझे भी लग रहा है 2.8 नहीं होगा, 2.1 के आसपास होगा, 1.8 के आसपास, ठीक है। चलो ओम, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? पहले मुझे ये बताओ ओम, और ओम क्या ये फॉर्मूला क्लियर है क्या?
ओम क्या ये Q इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आज इसी पे दिमाग लगाना है पूरा पढ़ के, ठीक। अब मैंने बोला कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, कितना डेवलप करना है क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू, देखो गौर से 3.5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 3.5 माइक्रोकूलम? अच्छा 3.5 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा? माइक्रो का मतलब होता है पावर -6। शोएब ने यही सवाल पूछा था, सही है प्रत्युष, वेरी गुड। तो 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो 10 टू द पावर -6 है तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इक्वल्स टू निकालना है हमको और ई का वैल्यू पता है हमको, तो फॉर्मूला लगा देंगे क्या, बोलो Q इक्वल्स टू N इंटू ई, क्या लिख सकते हैं क्या, Q ओम, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, बोलिए फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो n इक्वल्स टू डिवीजन में आ गया क्या 3.5 बाय 1.6 और पावर में कितना है 10 टू द पावर -6 बाई 10 टू द पावर -19। तो याद रखना है कि नीचे का पावर ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है प्लस, तो आपको भी पता है कि 10 टू द पावर -6 है, ऊपर चला जाएगा 19 वाला तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर +19, 19 - 6 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या ओम? जिसको भी डाउट था क्या क्लियर है क्या? क्या सबको चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। Anyone having any doubt, please go ahead and ask questions. ठीक है, यहां तक मैंने पढ़ाया, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अगले दिन आऊंगा तो पहला 5 से 10 मिनट आपको दूंगा टाइम कि आप इससे क्वेश्चन पूछ सके। घर जाके सब लोग पढ़ेंगे, डिटेल में नोट्स क्लियर रखेंगे, एकदम पहले दिन से आदत बनाए हर चीज का, नोट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत होगी आप पूछोगे, ग्रुप में भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलो आज बहुत बेसिक पढ़ाया है, आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अगले दिन से होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टाइम ओवर हो चुका है हमारा। बिल्कुल उसका स्लाइड भेज दूंगा। आर्यन हैंड रेज किया, आर्यन गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। सर कल का टॉपिक सर आज ग्रुप पे बता दीजिएगा ना, पहले क्या? हम लोग स्टार्टिंग में कुछ दिन किए थे कि जो भी टॉपिक डिस्कस होने वाला था उसको पहले टीचर आर्यन, लोग ग्रुप। आर्यन स्लाइड में ना सब कुछ बना हुआ है। आर्यन ओके स्लाइड में यस सब कुछ रहेगा, तुमको देख देख के समझ में आ जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यस आगे अगले एक लेक्चर का ऑलमोस्ट पूरा है, ऑलमोस्ट नहीं थोड़ा सा, इसके बाद कूलम्स लॉ है, बस वो नहीं एडेड है, कूलम्स लॉ भी अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके ठीक। ओके चलो।